नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षारक क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी अम्ल क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी जो भी चीजें थी उन सब पे हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं क्षारक क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे, तो सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। मतलब अगर आप इसे टेस्ट करोगे तो एक कड़वा स्वाद होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना लगता है तो उसे बोला जाता है क्षारक। ठीक है, बहुत सॉफ्टी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप इसे टच करेंगे तो इसे बोला जाता है क्षारक। अब उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो अगर आप इसे स्वाद करोगे तो क्या आएगा, कड़वा आएगा, जो हमने बात करी। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। और तीसरा, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, जबकि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ा था। तो ये इसके भौतिक गुण है, कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके। तो जैसे ही रासायनिक गुण का मतलब बहुत छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे हम इसे जल में अगर इसे डालते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। जैसे इसे जल में डालेंगे तो क्या देगा, ये OH माइनस आयन देता है और इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि याद करिए, जब हम अम्ल को पानी में डाल रहे थे तो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, या जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी दिखाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो ये रिएक्शन दी है कि जो NaOH है ये क्या होता है, क्षार होता है। जब इसका वियोजन होता है तो मतलब इसे पानी में डाला जाता है तो ये सोडियम Na प्लस अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है। तो ये OH माइनस आयन को ही बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। अब एक होता है क्षारक, जो हमने अभी तक बात करी। एक होता है क्षार। क्षार का मतलब होता है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार क्या होते हैं, तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें बोला जाता है क्षार। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि जो भी क्षार होगा, सिंपल सी बात है, वो क्षारक है, तभी वो जल में घुल के क्षार बना रहा है। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्षारक को, मतलब हर एक क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है। आगे आपके पास है आयनीकरण या क्षमता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो जब किसी क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो तो वह कितनी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इस आधार पर इसे दो भागों में या दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है, जो क्षारक जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे बोला जाता है प्रबल क्षारक। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल की बात की थी। तो बिल्कुल वैसे ही प्रबल क्षारक भी है, बस वहां पे पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा था और यहाँ पे क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर रहा है। विशेषता क्या होते हैं, तो ये बहुत तीव्र होते हैं और त्वचा को जला सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए NaOH, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक पोटास बोला जाता है। ठीक है। आगे आपके पास है दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा है, जो प्रबल क्षारक है उसका उल्टा। जो क्षारक जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, और अगर पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोला जाता है दुर्बल क्षारक। ये कम क्रियाशील होते हैं और सुरक्षित होते हैं, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हम यूज करते हैं जब हमारे पेट में अम्लता, एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MaOH का होल ट्वाइस इसका उपयोग करते हैं, तो इसे बोला जाता है दुर्बल क्षारक। ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास
क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं? जैसे हमने अम्लों की बात करी थी, वैसे हम बात कर रहे हैं क्षारक का। तो पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातुओं के साथ अभिक्रिया मतलब होता है अम्ल की तरह सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ सक्रिय धातुएं जैसे जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मतलब दोनों, वहां पर भी जब हम अम्ल की बात कर रहे थे तो वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है, यहाँ भी सेम चीज होती है। तो जो भी क्षारक होगा जब वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली, जब भी हम जिंक या जस्ता होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं या उसके विलयन में गर्म करते हैं तो ये हमेशा सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आपको दिख रहा होगा NaOH, ये एक क्षारक है। जिंक ये एक धातु है, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बनाता है Na2ZnO2, इसे बोला जाता है सोडियम जिंकेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला ये था आपके पास धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा है अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के ऑक्साइड जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, स्वभाव में अम्लीय होते हैं। इसलिए जब क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षारक की तरह ये क्या बनाएंगे? लवण और जल। कभी भी जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और इसे बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने इसे पहले वाले पार्ट में से कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनका स्वभाव अम्लीय होता है, तो जब भी क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे क्षारक है, जब ये अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका लवण और जल। उदाहरण दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी से बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। ये आपके पास रिएक्शन दी गई है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया करेगा, जो CO2 है ये अधातु ऑक्साइड है, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और इसी कारण जो चूने का पानी है वो दुधिया रंग का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास कभी कभी पूछा जाता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है? तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जो चूने का पानी है वो दुधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा आपके पास है जलीय विलयन में क्षारक का व्यवहार कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है, जलीय विलयन में जब हमने अम्ल डाला था तो H+ आयन दे रहा था, तो यहाँ पे अगर क्षारक डालेंगे तो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जल में घुलनशील क्षारकों को हम एल्कली बोलते हैं, एल्कली मतलब क्षार बोलते हैं, जो हमने इससे पहले बात करी थी। जैसे ये है NaOH, जब इसे जल में डाला जाता है तो Na अलग हो जाएगा और OH- आयन अलग हो जाएगा। ऐसे ही KOH, जब इसे जल में डालते हैं तो पोटेशियम आयन अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयनों की उपस्थिति के कारण ही क्षारक का विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि जो अम्ल में हाइड्रोजन आयन था उसकी वजह से विद्युत का चालन होता है। तो बात सेम है, बस यहाँ पे आयन OH- होता है, जबकि अम्ल के साथ जो आयन था वो H+ आयन था। तो ये आपके पास जितने भी क्षार हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं उन पे हमने चर्चा की। अब इसके बाद आपके पास आता है पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीएच मान या पीएच स्केल, तो जनरली पीएच स्केल होता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं? हम पीएच स्केल बोलते हैं। मतलब कोई भी विलयन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता कितनी है, सांद्रता का मतलब उपस्थिति कितनी है, उसे बोला जाता है। तो उसे विकसित किया गया पीएच स्केल को, ताकि हमें ये पता कर पाए कि जो भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं। अब जो पीएच में पी और एच का क्या अर्थ होता है? तो पी मतलब होता है पुशांश, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। तो हम कह सकते हैं
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता। तो सरल शब्दों में पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है। जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। मतलब ये एक ऐसी स्केल होती है, अगर आपके एनसीईआरटी में बना होगा ये इस तरीके से, एक ऐसी स्केल होती है ऐसे, यहाँ पे 0 होता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, बीच में होता है 7 और इससे आगे यहाँ पे लास्ट में होता है 14। ठीक है। तो 7 से नीचे सारे अम्लीय होंगे, 7 से ऊपर सारे क्षारीय होंगे, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उतना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, देखिए पीएच स्केल का कार्य क्या है और मान क्या है। तो पीएच स्केल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है उदासीन विलयन। यदि किसी विलयन का पीएच ठीक 7 है, जो मैं बात कर रहा था, तो उसे बोला जाता है उदासीन। मतलब न तो वो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, जैसे शुद्ध जल होता है या नमक का विलयन होता है, तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। अम्लीय विलयन क्या होता है? यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, 0 से लेके 6.9 के बीच में होगा। नियम क्या होता है? तो पीएच का मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही प्रबल होगा और H प्लस आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब क्या होता है? देखो आपको समझाता हूँ। जैसा आपको बताया मैंने, ये पीएच स्केल है। तो जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे। तो अगर मैं कहूँ कि जब भी हम यहाँ से नीचे को जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। अगर मैं कहूँ कोई विलयन है ए, इसका पीएच वैल्यू 6 है और बी है, इसका पीएच वैल्यू 1 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो 1 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच यहाँ से नीचे को बढ़ता है। समझ रहे हो आप? अगर आप इस स्केल से नीचे को आओगे ना इधर ऐसे में, तो आपकी जो अम्लता है वो बढ़ती रहेगी। मतलब 6 में कम, 5 में थोड़ा अधिक अम्लीय, 4 में और अधिक, 3 में और अधिक, 2 में और अधिक, 1 में बहुत ज्यादा, और 0 में मतलब जो प्योर अम्ल होता है हम कह सकते हैं। और क्षारक जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। जैसे 8 है, 9 है, 10 है, तो क्षारक ऐसे में बढ़ता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए है विलियन, उसकी पीएच वैल्यू 8 है और बी है, ए की 14 है, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो ज्यादा क्षारीय होगा जिसका 14 है। तो ये उल्टे बढ़ते हैं, एक इधर को जाने पे बढ़ेगा और एक इधर को जाने पे बढ़ेगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो इसका मतलब क्या है? ना तो वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। जैसे शुद्ध जल हो गया और नमक हो गया। अम्लीय बताया मैंने, जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा। नियम क्या कहता है? पीएच मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही प्रबल होगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। जस्ट इसके उल्टा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। नियम क्या कहता है? कि पीएच मान जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल क्षार होगा या क्षारक होगा, और OH आयन की सांद्रता भी उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पे एक टेबल आपके पास दी है मुख्य पदार्थों के पीएच, जो जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो पेट में अम्ल होता है उसकी पीएच वैल्यू 1.2, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय। एक का मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय। नींबू का रस 2.2 अम्लीय होता है। शुद्ध जल हो गया, मानव रक्त हो गया, ये 7.4 उदासीन या हल्का सा क्षारीय होता है, तो लगभग इसे उदासीन माना जाता है। तो जो शुद्ध जल होगा और मानव रक्त होगा उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम एसिडिटी में यूज करते हैं तो उसका 10 होता है, ये दुर्बल क्षारीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत अधिक क्षारीय होता है और उसकी पीएच वैल्यू होती है 40। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो शुद्ध जल होता है और मानव रक्त होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये वाला आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? देखो बहुत आसान है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछी जाएंगे। बट इतना आसान है कि अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, पौधों एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब जो हमारा शरीर होता है 7 से 7.8 पीएच परास मतलब रेंज के बीच कार्य करता है। तो हमारे पीएच की वैल्यू होती है, हमारे शरीर की पीएच की वैल्यू होती है 7 से 7.8, मतलब उदासीन से हल्का सा क्षारीय होता है। अब अम्लीय वर्षा होती है, तो जब वर्षा के जल का मान या पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं।
यह जल जब नदियों में जाता है तो जलीय जीवों, मछलियों आदि का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो इसीलिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि जैसे ही जल में अम्ल गिरेगा तो वो उनकी स्किन को खराब कर देगा, मतलब उनकी त्वचा को खराब कर देगा। और दूसरा, जो भी जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो अगर उसमें अम्ल होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये आपके पास अम्लीय वर्षा और इससे होने वाले प्रभाव। दूसरा है हमारा पाचन तंत्र। तो अभी बताया, जो हमारे पाचन तंत्र होता है उसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है, अभी हमने बात करी थी। तो हमारा उदर मतलब पेट भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो अपच की स्थिति में पेट बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे दर्द और जलन उत्पन्न होता है। इससे राहत पाने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। आगे आपके पास है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मतलब ये हुआ कि जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू बदल जाता है या कम हो जाता है तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में दिया हुआ है, देखिए, मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय मतलब सड़ना शुरू हो जाता है। दांतों का इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो हमारा दांत होते हैं वो इससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। और जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेबल, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के बाद बचे स्टार जो शर्करा होती है, स्टार्च बोलते हैं जिसे, का अपघटन करके अम्ल बनाते हैं। तो जब भी हमारे पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कैविटीज बोलते हैं कि दांतों में कैविटीज हो गया, तो वो यही होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इससे बचने का उपाय है क्षारीय दंत मंजन। उसके बाद आता है पशुओं और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। मतलब कुछ पशुओं और पौधों में अम्ल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन अम्ल होता है, जो उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी होता है। जैसे मधुमक्खी का डंक आपने सुना होगा या कभी अगर खाया भी है, तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल मतलब मैथेनॉइक अम्ल होता है, छोड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है, जलन होता है। डंक मारे गए शरीर पर बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। तो आप बस ये ध्यान रखो, कभी भी आपकी बॉडी में अम्लता ज्यादा होती है तो उसका प्रभाव कम करने के लिए हम क्षारक यूज करेंगे। एक होता है नेटल के पत्ते। जंगलों में उगने वाले नेटल के पत्तों के बालों में मैथेनोइक अम्ल होता है। इसके छू जाने पर जलन होता है, गांव में होता है बेसिकली, अगर आपने कभी खाया होगा। जिसके इलाज के लिए पास ही उगने वाले डॉग पौधे की पत्तियां मतलब जो क्षारिया होती है को रगड़ा जाता है। तो ये होता है किसी पौधे में या किसी पशु में अगर अम्ल है तो उसके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर उसके पास आपके पास आता है सूचक और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो चूंकि साधारण सूचक जैसे लिटमस हो गया केवल बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारक है, तो वे उनकी क्षमता नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सार्वत्रिक सूचक जिसे बोला जाता है, का उपयोग किया जाता है। यह कई सूचकों का मिश्रण होता है जो H प्लस आयन की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे लाल प्रबल अम्ल के लिए हो गया, हरा उदासीन के लिए हो गया, और गहरा नीला या बैंगनी प्रबल क्षारक के लिए हो गया। तो ये होता है सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो साधारण सूचक होते हैं वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ये बताएगा कि जो पदार्थ है वो कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। तो वो सारी चीजें इसमें आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। अब आपके पास कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे अम्ल उत्पन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे सिरका होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। संतरा में, संतरा मतलब जो भी खट्टे पदार्थ होंगे उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। आप देखिए, जैसे संतरा हो गया सिट्रिक है, जैसे नींबू हो गया सिट्रिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड,
टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, जो खट्टा दूध मतलब दही, दही या दूध कहीं भी हो तो आपको ध्यान रखना है उसमें होता है लैक्टिक एसिड। चींटी की डंक में अभी बात करी हमने मेथनोइक अम्ल, या जो नेटल का डंक होता है उसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये वो टेबल है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था आपके पास जितने भी हमने क्षारक पढ़े हुए हैं, क्षारक की जो भौतिक प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, पीएच स्केल है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हमने इस वीडियो में कवर करी है। तो आप वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।